इम्प्रूव करता है आपकी डिवाइसेस को कि इसमें कोई अगर रिस्क है आपको तो वो कम हो सके और आप इसको इजीली यूज़ कर सके। जैसे अभी बहुत सी अब साइकिलिंग मशीन है, पहले उसके ऊपर वो बेल्ट्स नहीं होते थे कि आपके पाँव स्लिप हो जाते थे आपको पाँव पे। अब उसके ऊपर बेल्ट आ गया कि आपके वासिक, पाँव ये फिक्स है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, तो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट टुडे इज द प्रेजेंटेशन ऑफ Zara and Wasik and Sana. ठीक है, तो Wasik is giving his presentation and the recording is on. So Wasik, please you एंड continue your presentation. यस सर, एंड यूजर्स कैन यूज द डिवाइस सेफली एंड इफेक्टिवली। Specific beneficial outcome of applying human factor usability engineering to medical device include easier to use device। इससे आप ये आपके लिए डिवाइस का यूज़ इजी करता है। सेवर कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस और सेव करता है आपके लिए। जैसे अब वायर होती है उनके आगे अगर प्लग ना लगा हो, मतलब स्विच ना हो, तो वो ऐसे नुकसान देती है। पावर कॉर्ड्स लगे हो गए तो करंट लगने का खतरा नहीं होगा। लीड्स ट्यूबिंग, इनकी वजह से आपको ये फ़ायदा होता है कि ईजियर टू रीड कंट्रोल एंड डिस्प्ले। जैसे वो कार्डियो मशीन के आगे आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो हैंड रखते हैं तो आपको वो इम्पल्स बता देता है कि कैसे इतना आपका वेट होता है, बाकी सब। बेटर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइस स्टेटस एंड ऑपरेशन। बेटर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पेशेंट करंट मेडिकल कंडीशन। मोर इफेक्टिव अलार्म सिग्नल, ईजियर डिवाइस मेंटेनेंस एंड रिपेयर। Reduced user reliance on user manual, reduced need for your training and retraining, reduced risk of your error, reduced risk of adverse event, and reduced ठीक risk है, मैं of चौधरी product। जरा ये वासिक दे दे, तो फिर मैं देखता हूँ आपका क्या क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नहीं है, वॉइस बहुत कम आ रही। वासिक जरा सही एंड आवाज पे ज्यादा बोलो यार, जरा वॉल्यूम अपना इंक्रीज करो या तेज ऊंचा बोलो। सही एंड पे ये जो मशीन है ये डिज़ाइन की गई है कि अगर कोई है ह्यूमन पैरालाइज है तो वो इजीली व्हीलचेयर पे बैठ के भी ऐसे ना एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने मसल को कर सकते हैं स्ट्रेंथन। ठीक है, खत्म यस तो जी। ज़ारा आई है आज? ज़ारा जी, अनम ज़ारा आई है? नहीं, नजर तो नहीं आ रही। नो सर, अभी नहीं आई। चलें फिर, अगली किसने तैयार की हुई है? सना है? यस सर, मैंने की हुई है। चलें सना कंटिन्यू करें, और थोड़ा आप बेशक ज़्यादा टाइम ले लें, ठीक है, ओके क्योंकि सर। टाइम हमारे पास काफ़ी है, तो आप कंज्यूम करें अपना टाइम। ओके सर, स्टार्ट कर दूं? हाँ हाँ करो। थैंक यू से स्टार्ट कर दिया। ना सर, ये पहले से खुली है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है साइकोसोशल फैक्टर्स इन वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स वो कंडीशंस होती हैं जो हमारे मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं। इसमें आ जाता है टेंडनाइटिस और कार्पल टनर सिंड्रोम। ठीक है, तो वर्क रिलेटेड एमएसडी मतलब जो कि जब हम किसी जॉब रिलेटेड की बात करें, तो मतलब वो जो जॉब है जब किसी को बर्डनाइज करती है, तो उसमें जो कोई इस तरह की मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। सो हैव अ मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी। इसका मतलब है मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी मीन्स के ये कास्ट होते हैं
पैटर्न ऑफ फेमिलियल इनहेरिटेंस, मतलब इसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन हम सही तरीके से बता नहीं सकते कि इन्वायरमेंटल फैक्टर इसको काज कर रहे हैं या जेनेटिक कर रहे हैं। ठीक है, includes not only physical stresses but also psychosocial risk factors, जिसमें आ जाते हैं job strain, social support at work और job dissatisfaction. Once an injury has occurred, psychosocial factors such as depression and maladaptive pain responses are pivotal in the transition from acute to chronic pain and the development of disability. तो इसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको कोई इंजरी होती है, लेकिन जो आपकी जॉब है वो आपको इतना स्ट्रेन कर देती है कि आप उस इंजरी को मतलब अभी हील भी नहीं हुई होती, लेकिन वो स्ट्रेस जो है वो अक्सर ऐसा भी हमारे ऊपर एक्ट करते हैं कि जो हमारे मसल्स की टोन है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और वो जो फिर हीलिंग कैपेसिटी होती है वो उसकी वजह से कम हो जाती है। तो वो जो एक छोटी सी इंजरी हुई थी वही फिर डिसेबिलिटी तक ले जाती है बनने को। How psychosocial factors could lead to MSDS refers to individual subjective perception of the organization of work. अब ये उस इंडिविजुअल के अपने परसेप्शन पे भी बेस करती है कि उस कितने घंटे काम करता है, या उसका वर्क स्ट्रेस साइकिल किस तरह का है, या वो जो कल्चर है जिसमें वो काम करे वो कैसे है, या जो उसका मैनेजमेंट स्टाइल है वो कैसे है, मतलब वो उस पर्सन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि अक्सर जो है वो हमारे इमोशंस पे भी इफेक्ट करता है। Have potential for causing physical और psychological damage to health, और ये सिर्फ हमारे मतलब फिजिकल डैमेज नहीं करता, ये हमारी मेंटल इलनेस का भी बायस बनता है। इसी तरह की एक डिस्क्रिप्शन जो है वो यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ने इसके बारे में जारी की थी, जो कुछ ऐसी है। Psychosocial risks are linked to the way work is designed, organized, and managed, as well as to the economic and social context of work, result in an increased level of stress and can lead to serious deterioration of mental and physical health. Causes of musculoskeletal pain में आ जाते हैं awkward position, inactivity, repetitive motion और prolonged work periods. अब awkward position में ये चीज आ जाती है कि अब जैसे ज़्यादातर वर्क्स में हम देखते हैं कि उन्हें बैठ के तो कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, तो अगर वो जो डेस्कटॉप है वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी हाई पोजीशन पे रखा है तो जाहिर है उस वर्क पे फोकस करने के लिए उसको अपनी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो गर्दन जो नेक टिल्टिंग है अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए उसको वैसे करनी पड़ी तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर कुछ जॉब होती हैं जिसमें सिटिंग बैठना पड़ता है, तो बैठने से बैठ के वो जो हमारी लंबर होती है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो इन्वर्टिबल डिस्क है उनकी मतलब जो एस शेप है वो स्ट्रेट शेप में आ जाती है। अब वर्क रिलेटेड साइकोसोशल फैक्टर्स, जो साइकोसोशल फैक्टर्स इंक्लूड हैं उसमें जॉब सेटिस्फिकेशन में आ जाते हैं कि वो जो जॉब है उसकी बेसिक वैल्यूज हैं, जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरा कर रही है या नहीं कर रही। इस तरह जो इंटेंसिफाइड वर्कलोड है उसमें आ जाता है कि बर्डन कि जितना बर्डन वो बर्दाश्त कर रहे हैं उससे ज्यादा उसके ऊपर वर्कलोड आ जाएगा, तो जाहिर है वो उसके लिए जॉब जो है वो बर्डन ही बन जाएगी। मोनोटोनियस वर्क, मोनोटोनियस का मतलब होता है डल या बोरिंग, लाइक उस जॉब में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बस उसको एक रूटीन की तरह गुजारा। और जॉब कंट्रोल लाइक उस जॉब को उसके पास कंट्रोल नहीं है। एंड सोशल सपोर्ट, ये यूके की हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ने ये फैक्टर्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसमें फर्स्ट फैक्टर है डिमांड्स में आ जाता है पुअरली डिजाइंड और मैनेज वर्कलोड। सेकंड फैक्टर है कंट्रोल, इसमें आ जाता है लैक ऑफ स्किल, डिस्क्रिशन एंड लैक ऑफ अथॉरिटी। थर्ड फैक्टर है हमारे पास स्पोर्ट में आ जाता है फेलियर टू मैच पीपल स्किल्स विद देयर जॉब, failure to take account of other individual factors। एंड थर्ड हमारे पास फैक्टर है रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप्स में आ जाता है
poorly designed or managed procedures for eliminating damaging conflict at individual और टीम लेवल। इसमें एग्जांपल आ जाती है बुलिंग की और हरेसमेंट की। और आगे हमारे पास फैक्टर है रोल। रोल में आ जाता है रोल कन्फ्लिक्ट, inappropriate levels of role ambiguity, inappropriate levels of responsibility। इसमें जो लास्ट फैक्टर है वो आ जाता है चेंज। इसमें आ जाता है लैक ऑफ प्लान एक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर चेंज, पुअरली डिजाइन और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग। अब ऐसा होता है कि जो साइकोसोशल फैक्टर्स हैं वो स्ट्रेस काज कर देते हैं। तो जो स्ट्रेस है वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो हमारी टोन एंड मसल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से कि फटीग फटीग अक्सर हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो पेन जो हमारे जो ये टेंडनाइटिस या कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये जब होते हैं तो फिर मतलब जो स्ट्रेस है वो उस पेन की जो परसेप्शन को है वो इंटेंसिफाई कर देता है और इसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन भी हो जाती है। सो जब हम फिजिकल फैक्टर्स जो वर्क है वो तो एमएसटीएस को लेट करते ही हैं, लेकिन जो साइकोसोशल फैक्टर्स हैं वो एमएसटीएस भी करते हैं और स्ट्रेस सिम्टम्स भी काज करते हैं। अब इन सब से हम इस चीज को कम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। स्टडीज के मुताबिक study showed positive effects by launching ergonomic intervention programs. So it's ergonomic intervention program से 67% जो है वो नेक आर्म और हैंड के जो डिसऑर्डर्स थे वो डिक्रीज हुए हैं। इसी तरह लॉन्गर लंच ब्रेक्स, इम्प्रूवमेंट्स इन नॉइज एंड एलिमिनेशन एंड इम्प्रूव थर्मल कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट जो है इसने भी इसमें काफ़ी हद तक मदद की है कि जिस तरह ये सिचुएशन जो है कंट्रोल में लाई जा सकती है। एंड थैंक यू। जी थैंक यू सना, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। तो ज़ारा इमरान तो कह रही है कि उससे जो है वो नहीं हो रही, ज्वाइन नहीं हो रही, जो जूम मीटिंग है वो ज्वाइन नहीं हो रही। तो ये अनम नज़ीर है वो भी यही कह रही है कि उससे भी नहीं हो रही ज्वाइन। तो अगर आप में से किसी और के पास असाइनमेंट प्रिपेयर है तो वो प्रेजेंट कर सकता है अपनी असाइनमेंट। अच्छा, और दूसरा ये है कि अनम आप ने जो रिमेनिंग टॉपिक्स भेजे हैं तो वो इंशाल्लाह जल्दी हम उस पर वर्किंग करेंगे। वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं तो जिनको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में चलो बता देता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। फिर रिटन फॉर्म में जो मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो जस्ट वेट हियर, ओके सर। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए अहम है। तो ये आपकी ईमेल आई थी। जी ये नज़र आ रहा है आपको, ये इनबॉक्स? यस सर, विजिबल है। यस सर। जी, तो ये आपको मैं वन बाय वन टॉपिक्स थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसको आपका जो रीडिंग मटेरियल है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। देखो, बायोमैकेनिक्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व रूट्स। ठीक है, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। जब नर्वस सिस्टम आपका क्रिएट होता है इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो उधर से स्पाइनल नर्व रूट्स निकलती हैं जो समटाइम्स डायरेक्टली मसल्स को सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, तो उसको आप कहते हो कि वो स्पाइनल नर्व रूट्स हैं।
और वही रूट्स जब ट्रंक्स बन जाती हैं, डिवीजन्स बन जाती हैं और कॉर्ड्स बन जाती हैं, RTDC। ठीक है, तो ये चार वर्ड्स याद रखना, RTDC। ठीक है, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स और कॉर्ड्स। तो ये जब कॉर्ड्स बन जाती हैं तो ये ब्रांचेस देती हैं जिसको आप पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, जैसे रेडियल नर्व, मीडियन नर्व। तो इनकी बायोमैकेनिक्स ये है कि इनके इर्द गिर्द जो है वो नर्व के इर्द गिर्द जो लेयर्स होती हैं, जिस तरह मसल के इर्द गिर्द लेयर्स होती हैं, इसी तरह नर्व के इर्द गिर्द भी लेयर्स होती हैं और इस पे भी स्ट्रेच आता है और स्ट्रेन आता है। ठीक है, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम। ठीक है, ये जो नर्व हैं इसके इर्द गिर्द जो लेयर्स हैं ये इसके नाम हैं। और कौन कौन सी इंजरीज हैं जो इन नर्व्स को हो जाती हैं, जैसे डिस्क हर्निएशन है, डिस्क प्रोलैप्स है, स्पाइनल स्टीनोसिस है, मेनिंजाइटिस है। तो ये सारा मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया है, तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये नर्व ग्लाइडिंग होती है। ठीक है, जैसे आप बैठे बैठे होते हो, आपकी टांग सुन्न हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि नर्व पे प्रेशर आ रहा होता है। ठीक है, अब नंबर सेकंड टॉपिक है मसल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग स्पेसिफिक अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट्स। तो कोई भी आपकी अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट्स हैं उसको जब आप एनालाइज करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा मसल एक्टिव है। फॉर एग्जांपल, आप खाना खा रहे हो, ईटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपके एल्बो फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व हैं, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड इन्वॉल्व हैं, फिर आपके शोल्डर फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और शोल्डर स्टेबलाइजर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये आपके लार्ज मसल ग्रुप्स जो हैं ये होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नंबर थर्ड आपने लिखा हुआ है बायोमैकेनिकल कंट्रीब्यूशन टू कॉमन इंजरीज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैसे आप रॉन्ग बायोमैकेनिक्स करके आप अपनी जो इंजरी है उसको आप इन्हांस कर सकते हो, उसको आप उसके जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये मैं टेक्स्ट से इस पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, पुअर पोस्चर है। ठीक है, पुअर पोस्चर है और कंप्यूटर पे अगर आप पुअर पोस्चर पे बैठे हो देन यू कैन डेवलप CTS। CTS इज द कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो ये नंबर थर्ड टॉपिक है, इसका भी मैं आपसे एक पैराग्राफ शेयर करूंगा। और नंबर 4 आ जाएगा फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिलेटिव मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, सिंपल एज दैट। ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, चलो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। ये मैं 4 पॉइंट पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मोबिलिटी किस चीज़ पे है, मोबिलिटी कि मोबिलिटी इस वजह से आ रही है कि इसका जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है और इसके साथ आपकी जो हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ जो ग्लिनाइड है उसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ज़्यादा सरफेस मिलती है ग्लाइडिंग की, और ज़्यादा ग्लाइडिंग की सरफेस मिलने से, ज़्यादा स्लाइडिंग की सरफेस मिलने से मोबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो स्टेबिलिटी लाइक ऑलवेज आपको पता है कि स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द लिगामेंट्स, कैप्सूल एंड मसल्स। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इसमें से चीज़ें क्लियर करके PDF में से मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब नंबर 5 पे आ जाओ, तो नंबर 5 पे भी यही है। नंबर 5 पे ये है कि आपका लोअर लिम्ब कम मोबाइल है एज कंपेयर टू योर अपर लिम्ब।
क्योंकि उसमें जो सरफेस एरिया है वो कम है एज कंपेयर टू अपर लिम्ब, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है, और ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें लिगामेंट्स ज़्यादा हैं। अब 6 आ जाओ, तो 6 में है कि अडेप्टेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी वेट बेरिंग पोजीशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है और जॉइंट सरफेस एरिया उसमें जो है वो उसमें एडिशनल सॉफ्ट टिश्यूज और जो मेनिस्काई हैं वो प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई, जैसे नी है तो उसमें मेनिस्काई है, फीमर है तो उसमें लिगामेंट्स हैं, तो उसकी वजह से ये आपका जो लोअर एक्सट्रीमिटी है इसमें वेट बेरिंग स्टेटस जो है वो आ गया है, ठीक है। और स्पेसिफिक लोअर एक्सट्रीमिटी मसल्स जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं, तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ज़्यादातर कौन सी आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो कर रहा है लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो इसमें आपकी वॉकिंग आ जाती है, जिसमें कौन से मसल्स एक्टिव हैं आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और गैस्ट्रोक्नीमियस और डोर्सिफ्लेक्सर्स, ये एक्टिव होंगे ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाता है बायोमैकेनिकल कंट्रीब्यूशन टू कॉमन इंजरीज ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो ये मैं दोबारा, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है तो ये मैं इसको दोबारा देखता हूँ। ये देखो 8 नंबर में लिख देता हूँ कि बायोमैकेनिकल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन सी ऐसी रॉन्ग बायोमैकेनिक्स है जिसकी वजह से रॉन्ग बायोमैकेनिक्स या खाली बायोमैकेनिक्स दैट इज कॉजिंग इंजरी, ठीक है। तो वो कौन सी बायोमैकेनिक्स है जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो रही है, वो है अगेन पुअर पोस्चर, या अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो पुअर टेक्निक, या ओवर यूज इंजरी है, ठीक है, या कोई ट्रॉमा है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो बायोमैकेनिक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, और वो बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होने की वजह से इंजरी कॉज होगी, ठीक है। जैसे अगर आप पुअर पोस्चर में रहोगे तो आपको एक जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। इसी तरह आप ओवर यूज़ में रहोगे तो आपको ज़्यादा ट्रॉमा जो है वो फील होगा, ठीक है। एनीवेज ये टॉपिक्स मैं इसको रीडिंग मटेरियल की फॉर्म में भी दे दूंगा। अभी मैंने आपको इसका एक जनरल सा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका दे दिया है। तो ये थोड़ा सा आपसे डिस्कशन थी, स्मॉल से टॉपिक्स थे जो कि बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड थे, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि जब आप सारा सिलेबस कवर कर लोगे तो इनको समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अब और तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने आज प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम फिर लेक्चर एंड कर देते हैं ताकि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है क्लास। ये मैं बायोमैकेनिकल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि क्या ऐसी बायोमैकेनिक्स है, क्या ऐसी मूवमेंट्स हो रही हैं, ऐसी मूवमेंट्स क्यों हो रही हैं जिनकी वजह से वो इंजरी हो रही है, ठीक है। व्हाट आर द मूवमेंट्स, व्हाट आर द रॉन्ग या पुअर बायोमैकेनिक्स दैट इज कॉजिंग द इंजरी, ठीक है। तो ये अनम नज़ीर तो अब आ गई है। जी अनम नज़ीर, आप कह रही थी आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा। ये मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सबको।
अनम नज़ीर, आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है, आज आपकी बारी थी प्रेजेंटेशन की।